आज आप लोग पढ़ेंगे फेमिनिज्म और वक्त रहा तो इंशाल्लाह नेशनलिज्म भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बताएं जल्दी से, फेमिनिज्म किसे कहते हैं? फेमिनिज्म से आप लोग क्या समझते हैं? टाइम नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी बताना है जिसको जो पता है। जी, एनीवन? फेमिनिज्म से आप लोग क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम। सर फेमिनिज्म से ये समझते हैं कि औरतों को भी पूरा राइट है जितना मेन को है। अच्छा, हाँ जी। तो ये बात जब ये नजरिया नहीं आया था उस वक्त नहीं पता थी औरतों को ये बात कि आपका हक है या नहीं है? सब पता होगा। जी, सब पता होगा। तो उस वक्त क्या हो रहा था? दीन इस्लाम ने तो अव्वल रोज से ही ये बात बताई है कि भाई खवातीन का भी हुकूक है। उसके बाद 150 साल पहले, 200 साल पहले कुछ लोग उठते हैं और पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। वो लोगों का कहना है कि भाई फेमिनिज्म में एक नजरिया है, हमारा भी वजूद है, हमारा भी ये है, हमारा भी वो है, हम ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं। जी, कोई और बताएं, फेमिनिज्म से आप लोग क्या समझते हैं? सर सेम राइट्स और अपॉर्चुनिटीज जो होता है मेन और वुमेन में, उसका सेम होना चाहिए उसका। खवातीन का भी? जी, दोनों का इक्वल। मतलब इक्वेलिटी चाहिए, मर्द और औरत के दरमियान इक्वेलिटी। मीन्स दोनों का जो अपॉर्चुनिटी होता है ना वो सेम होना चाहिए। राइट। अच्छा, ओके, और कोई बताएं? जीशान साहब, फेमिनिज्म से आप क्या समझते हैं? शाहाना खान जी। आप लोगों ने कसम खाई है, शायद बोलेंगे नहीं। अजीजुद्दीन साहब, फेमिनिज्म से क्या समझते हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। बस उनका जो एडवोकेसी है या बिलीफ है कि वुमेन्स एंड मेंस आर इक्वल, चैलेंजेस द सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज। तो जिस तरीके से बहुत सारे जैसे सेक्स में हैं, जैसा जॉब्स में हैं, बहुत सारी जगह पे वो इक्वल करना चाह रहे हैं वो। ओके, का सिस्टम वो उस पर फॉलो करते हैं, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए कि वुमेन वुमेन हैं और मेन मेन हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान में, हदीस में हर जगह यही फरमाया कि मर्द फौकियत है औरत के ऊपर। इसका तो मतलब क्या है? कि मर्द जितनी कुव्वतें बर्दाश्त कर सकता है, धूप छांव वगैरह हर चीज, औरत उतना नहीं कर सकती है। औरत जितना बर्दाश्त कर सकती है मर्द उतना बर्दाश्त कर सकता है? बच्चे जी पैदा जी। करते टाइम जो औरत को जो नहीं, दर्द होता है मर्द जो वो बर्दाश्त कर सकता है? फर्क रखा है ना अल्लाह ताला, इसीलिए कि बात चीजें ऐसी हैं जो औरत ही कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता है। उस तो आयत का जो इट तर्जुमा किया डजंट, है मैं उस पे कह रहा था आपसे असल में। नहीं, इट डजंट मीन दैट इट्स इक्वल। हर एक के हम्म। अपने अपने हुकूक, अपने अपने वो हैं। अल्लाह ताला तफरीक रख चुका है, ये आपका काम है, वो उनका काम है। तो नेवर बी इक्वल इन एनी केस। ओके, ओके, कोई और साहब, कोई और साहिबा कुछ इजाफा करना चाहेंगी जो अभी तक बात आई है उनसे अलावा? ठीक है, तो शुरू करते हैं। फेमिनिज्म आपके सामने लिखा हुआ है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में। जी, जीशान साहब कुछ बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सिर्फ में एक बहन ने जिक्र किया था, वही चीज है कि मर्द को औरत पर कोई फजीलत नहीं है। सेम चीज है कि राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। और रिजालु कव्वामून अलन निसा का मतलब क्या है? मर्द औरत पर कव्वाम है, इसका मतलब क्या हुआ फिर? मैं फेमिनिज्म की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फेमिनिज्म में ये बात है, अच्छा ठीक है।
मुझे लगा आप डिफेंड कर रहे हैं उसको। नहीं। चलिए ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अगर हम देखें, जो ये अल्फाज लिखे हुए हैं आप सामने, फेमिनिस्ट 1852 में, फेमिनिज्म 1859 में, और फ्रांस एंड नीदरलैंड वगैरह में 1872 में, ग्रेट ब्रिटेन 1890s में, यूएस में 1910 में। तो इस वर्ड को लेकर या फिर जो तहरीक आगे बढ़ी, ये अल्फाज इतने मतलब इनके असरात हुए। स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा है या नहीं? दूसरी स्लाइड है सर। आपकी फाइल से फेमिनिज्म नजर आ रही है सिर्फ। फाइल नजर आ रही है? फाइल एक्सप्लोरर है सर। नहीं, मैं दूसरे डिवाइस में देख रहा हूँ तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है कुछ। फाइल ही नजर आ रही है, उससे और बात कुछ ओके नहीं ओके। आ रहा। अभी भी फाइल्स नजर आ रही हैं? हाँ सर। जी। क्या हो गया? हम्म। असल में किसी भी नजरिए की जो शुरुआत होती है उसको पहले सही समझा जाता है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही कुछ सरफिरे इकट्ठे हुए कोई काम शुरू हो गया। लिबरलिज्म की हिस्ट्री में जाएं, जुल्म हो रहा था। कैपिटलिज्म की हिस्ट्री में जाएं, कुछ ना कुछ हो रहा था। तो जो ये फेमिनिज्म नजरिया है ये ऐसे ही अपने आप नहीं आ गया है। जब लिबरलिज्म की शुरुआत हुई थी उसी के जस्ट बाद से ये फेमिनिस्ट मतलब खवातीन और कुछ मर्दों ने भी इनका साथ दिया था। जेएस मिल वगैरह ने, जो पॉलिटिकल थिंकर हैं, तो उन लोगों ने भी इनका साथ दिया था। तो इन लोगों के मतलब खवातीन ने ये सोचा कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, और हकीकत में जुल्म हो रहा था। अभी छोटी सी जो तारीख बताई थी अब से पहले जो क्लास हुई थी उसमें कि इतना जुल्म कर रहा था स्टेट, और खासकर मर्द जो अपने घरों में औरतें रखते थे। और आज के टाइम पे भी हम मगरिब की तरफ देख सकते हैं कि खवातीन के साथ क्या हो रहा है। तो एक ये बात तो तय है कि एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस था उनके साथ, नाइंसाफी थी। तारीख से वो बात चली आ रही है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी हर एतबार से। और नई रिसर्च भी अगर हम देखें तो मैंने एक आध बार और मिसाल दी है उसकी। यहाँ तक कि 19 और 1920 तक भी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती थी, जिनके अंदर ये बात वो लोग गौर फिक्र करते थे कि खवातीन या फिर औरतें वो खुदा की मखलूक हैं या नहीं हैं तो वो किस दर्जे की हैं, मर्द उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। इन्हीं मगरिबी लोगों का ये मामला है जो आज के टाइम पे पूरी दुनिया को ये दिखाते फिर रहे हैं कि हम बहुत बड़े इंसाफ पसंद लोग हैं। तो बहरहाल इनजस्टिस तो था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी वजह से ये नजरिया सामने आया। हाँ, उसमें जो मामला है तो इसमें इन खवातीन का कहना ये था कि जो घरेलू काम हैं उनको कम किया जाए। हम सिर्फ घर की बनकर रह जाती हैं, मर्द बाहर जाता है, घूमता फिरता भी है, ट्रेवलिंग करता है, पैसे कमाता है, वो सारे काम है, लेकिन हम औरतें बच्चे और काम में ही उलझी रहती हैं। हमें कुछ करने का मौका नहीं मिलता है। हम जो अपने घरेलू काम है उसी में अपनी जिंदगी गुजर जाती है, उसके अलावा हमारी कोई और लाइफ होती ही नहीं है। एक तो ये इनजस्टिस इनको लगता था।
दूसरा ये था कि जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, एजुकेशन हो, प्रोफेशनल कोई और चीज हो, कोई भी वो फील्ड जिसमें औरत के लिए वो पॉसिबल है, उन तमाम जो पब्लिक लाइफ है उनसे उनको रोक के रखा था। जॉब नहीं कर सकती, एजुकेशन नहीं हासिल कर सकती। और खुद वेस्ट में बहुत बहुत सालों बाद जब मर्द पढ़ चुके थे, तो बहुत सालों बाद यूनिवर्सिटीज में जब फेमिनिज्म की जो खवातीन थी जो इस तहरीक में, उन्होंने ही इस बात की तरफ आवाज उठाई कि हम एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो तब जाके इन लोगों को इजाजत मिली थी। वरना इनके यहाँ भी जिस तरह हिंदुइज्म में दलित को कोई भी उनके जो पवित्र जो पुस्तक हैं, किताबें हैं, उनको पढ़ने का हक हासिल नहीं है, उसी तरह वेस्ट में शुरू में, मगरिब में, वेस्ट से मतलब जो मगरबी ममालिक हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके अंदर भी ये मामला था कि औरतों को ये चीज पढ़ने नहीं दी जाती थी। और वही बात जो अभी मैं कह रहा था, वुमन आर लेस ह्यूमन, वो इंसानों की तरह पूरी पूरी इंसान नहीं है। अ वुमन आर सिली एंड फ्रीवलस एंड क्रिएचर बोर्न टू द सबऑर्डिनेट मैन। जे रूसो का ये कहना है, औरतें बेवकूफ होती हैं और वो एक घटिया मखलूक हैं जो मर्दों के यहाँ पैदा होती हैं या जो मर्दों के लिए पैदा होती हैं। तो जे रूसो का कहना ये है। ये भी एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, वेस्ट के ही हैं। इक्वेलिटी विद मैन, तो इनका एक डिमांड ये थी कि इनको बराबरी चाहिए बिल्कुल मर्द के बराबर, सोशली भी, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। तीनों चारों फील्ड में जितने भी फील्ड्स हो सकते हैं, तमाम के तमाम में उनको बराबरी चाहिए। ये इन लोगों का नारा था खवातीन का। फेमिनिज्म जब आया था तो इसकी 3 वेव्स में इसको डाला गया है कि इसकी 3 वेव हैं। जिस तरह पानी की जो लहरें आती हैं, एक लहर आई, उसमें क्या क्या काम हुआ वो हो गया। उसके बाद में 50 साल बाद या फिर 70 साल बाद एक और वेव आती है, उसमें वो कुछ अपनी डिमांड्स लेके आई हैं, वो हुआ। फिर एक थर्ड वेव आती है, तो थर्ड वेव का अभी जो फिलहाल जिस दौर में हम जी रहे हैं, थर्ड वेव में जो जो काम हुआ था, जो जो डिमांड थी उनकी, उनका गलबा है। तो हम देखें फर्स्ट वेव में क्या क्या इनका कहना था। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन एंड सिटीजन्स, ये एक किताब का नाम है। तो इस किताब में इनके जो राइट्स हैं उनको डिक्लेयर किया गया था कि हम एक नागरिक भी हैं, एक सिटीजन भी हैं, और खवातीन है तो हमारे क्या क्या राइट्स होंगे। इस किताब ने खवातीन को बहुत मुतासिर किया था। उसके बाद में जो दूसरा नाम आता है, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन, ये भी एक किताब का नाम है। इसमें जो चीज़ है, औरतों के जो हुकूक हैं, औरतों के जो हक हैं, उनकी जो तौसीक है, इसमें भी राइट्स की ही बात की गई है। तो फर्स्ट जो वेव है, उसमें अभी औरतें खुद ये बात डिसाइड कर रही हैं कि हमारे क्या क्या हुकूक हो सकते हैं, गौर फिक्र करके। थर्ड जो जो मैं बता रहा था, जेसमिल इन लोगों ने साथ दिया था इनका, द सब्जेक्शन ऑफ वुमन। द सब्जेक्शन ऑफ वुमन में सेक्स आर रिलीवेंट क्राइटेरियन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ रेड हेयर। तो ये पॉलिटिकल थिंकर थे, क्योंकि ये भी इस कमी को महसूस करते थे कि खवातीन का जो उनका उनका दाखिला होना चाहिए पॉलिटिक्स में भी, वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, पॉलिटिक्स में वो काम करें। चाहे मतलब अब से पहले तो ये था, कुछ साल पहले से या फिर उस टाइम जिस टाइम किसी बात हो रही थी, खवातीन को वोट देने का हक ही हासिल नहीं था, वो सिटीजन ही नहीं थी किसी कंट्री की। बस ठीक है, जिस मर्द के साथ रह रही हैं वैसी की वैसी थी। तो औरतों की ताबेदारी हो, सब्जेक्शन ऑफ वुमन, इस किताब में औरतों की ताबेदारी होनी चाहिए। ताबेदारी से मतलब उनको सिटीजन का हक हासिल होना चाहिए, वोट देने का हक हासिल होना चाहिए। इस तरह की जेसमिल ने बात की। अभी 1869 के ये जेसमिल हैं, तो उस वक्त ये इस तरह की बात करते नजर आ रहे हैं, खवातीन का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद फिर सफरेज मूवमेंट, कुछ फिर खवातीन को जब ये चीजें समझ में आ गई, तो उन्होंने मूवमेंट चलाई कि अब हमें ये अपने राइट्स चाहिए, और हम किसी तौर पर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मर्द हमारे ऊपर ऐसी हाकिम बन के बैठे रहें। ना हमें वोट देने का हक हासिल है, ना हमें कुछ सिटीजन हम हैं किसी कंट्री के, कोई भी हमें उठा के यहाँ से वहां फेंक सकता है। तो इन तमाम चीजों के लिए वो चीज वो लोग तैयार हुए हैं। उनमें सबसे पहली चीज है डिक्लेरेशन ऑफ द सेंटिमेंट्स, जज्बात का इजहार करना, ये कह सकते हैं कि जज्बात, हमारे भी जज्बात हैं, हमारे अंदर भी जज्बा होता है।
मर्द हमारे ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से औरत जज्बाती होती है, तो हमें अब पूरा इस बात का हक हासिल है कि हम अपने जज्बात को भी शेयर करें। फर्स्ट वुमेन्स राइट कन्वेंशन जुलाई 1848 में ये एक कन्वेंशन हुआ था। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो किताब की शक्ल में भी हैं, कुछ मोमेंट्स हैं। बहरहाल अभी तो फिर ये मोमेंट्स की बात चल रही है कि जो कुछ तहरीकें चली थी ख़वातीन को जागरूक करने के लिए कि हमारा ये है, हमारा ये है, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। वर्किंग क्लास वुमन के ताल्लुक से ये बात कही गई कि उनको इस बात का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। बल्कि कानून में ये बात दर्ज होनी चाहिए कि उनके जो कितने घंटे वो काम करें, कितना उनको तनख्वाह दी जाए, इन तमाम बातों पर बात होनी चाहिए। नेशनल वुमन सफरेज एसोसिएशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई ख़वातीन ने 1869 में। जेस मिल की किताब भी उसी दौर में आई है शायद, तो इसको पढ़कर बहुत सारी ख़वातीन मुतासिर हुई हैं। तो उस वक्त ये इस तरह की एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशन, छोटी-छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ये काम चल रहा था। फर्स्ट जो वेव है, नेशनल वुमेन्स पार्टी बल्कि खड़ी कर दी एक पूरी कंट्री में 1961 में। जिस कंट्री में जहां खवातीन थी, उन्होंने उस नाम से कि भाई हमारी एक पार्टी भी होगी, हम अब पॉलिटिक्स में भी हम चाहे हिस्सा लें, हम अपना सोशल वेलफेयर वर्क करें, हम अपने एम्पावरमेंट के लिए कुछ काम करें। इनमें से कुछ भी हो सकता है। अरे जी जी, शान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि आपका माइक ऑन हो रहा है? आप कह रहे थे ना कि हर एक मुल्क, मतलब मुल्क में पार्टी खड़ी कर दी थी वुमेन्स ने, तो हर एक मुल्क की बात कर रहे थे, सारे मुल्क या फिर कुछ पर्टिकुलर मुल्क के जैसे? नहीं, खासकर जैसे मगरबी ममालिक हैं जो शुरू में जो प्रेमिसेस में दिखाए गए थे, यूएस है और जापान है, और जो इस तरह की जो कंट्रीज हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, उनमें ये काम शुरू हुआ था। ये आपके सामने है। जर्मनी में 1918 में, यूएस में 1920 में, यूके में 1928 में, स्पेन में, इटली में, फ्रांस में, इन कंट्रीज के अंदर इस तरह की मूवमेंट्स चल रही थी, एसोसिएशन बना रही थी, पार्टीज बना रही थी खवातीन। ये काम चल रहा था धीरे धीरे। और ताज्जुब की बात यह है कि जो ये खवातीन काम कर रही थी, एक आध पॉलिटिकल साइंस ने इनका थोड़ा मजा भी लिया है। मजा इस माने में कि एक खातून सुबह से शाम तक धूप में खड़े होके और पूरा ये इस मोमेंट के लिए काम कर रही है कि हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। मर्द क्यों बच्चे को नहीं ख्याल रखता, वो तो ऑफिस चला जाता है। औरत ही क्यों बच्चे का ख्याल रखती है, वही पोटी क्यों उठाती है, वही उसके कपड़े चेंज क्यों करती है, वही उसको नहलाती धुलाती क्यों है, और वही खाना क्यों बनाती है, खातून है। मर्द तो बस सुबह में तैयार होकर निकल जाता है ऑफिस, शाम को वापस आ जाता है, ये उसका काम है सिर्फ, उसके अलावा घर का कोई काम नहीं करता है। तो उस पॉलिटिकल साइंटिस्ट का कहना यह था कि वो पूरे दिन इन बातों पर तकरीर करती हुई फिरती है, मतलब बाजारों में, रास्तों में, जहाँ कहीं भी खवातीन मिलती हैं, लेकिन शाम को जाके खुद वो सारे काम करती है, वही जिनसे अभी खवातीन को जागरूक कर रही है या काम करने से रोक रही है। वो खुद शाम को आके थकी हारी पूरे दिन ये काम किया, लेकिन शाम को आके वही काम करती है। तो इससे ये पता चला कि वो खुद अपने फितरत के खिलाफ काम कर रही है। मतलब कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने उनके बारे में, इन खवातीन के जो इस मूवमेंट में शामिल थी, उनके बारे में कहा है। सेकेंड वेव में जो हुआ था, अब ये थोड़ी और रेडी हो गई हैं। इंस्पायर्ड बाय द सिविल राइट्स मूवमेंट, जो सिविल राइट्स मूवमेंट्स जो चली थी, उनसे ये काफी इंस्पायर्ड हुई थी। तो उसमें ये था कि एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वल पे, लीगल इनइक्वालिटी, लैक ऑफ सपोर्ट सर्विसेज। आप खुद देख सकते हैं कि अगर कोई कंपनी प्रोफेशनल, ज्यादा प्रोफेशनल है, उनको छोड़कर उनसे जो छोटे थोड़े नीचे की जॉब होती हैं, उनमें हम देखें कि खवातीन कम पैसे में काम कर लेती हैं, लड़कियां खवातीन कम पैसे में काम कर लेती हैं। वहीं उसकी जगह पर अगर किसी मर्द को हायर करते हैं तो वो ज्यादा पैसा चार्ज करता है। और बाकी चीजों से छोड़ दीजिए, आजकल तो पेट्रोल पंप्स पे खवातीन को रखा जाने लगा है, लड़कियों को रखा वो क्योंकि 8 और 10 हजार की तनख्वाह में वो काम कर लेती हैं आराम से। और वहीं अगर कोई मर्द काम करेगा तो उसको कम से कम 15,000 की सैलरी चाहिए। तो उनको ये बात खटकी कि हम औरतें भी 8 घंटा काम करती हैं, बल्कि कभी-कभी तो हमसे और एक्स्ट्रा काम ले लिया जाता है। तो हमें इसमें इक्वालिटी चाहिए, इसमें हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, और बराबर का पे चाहिए हमें। और हमें जो सपोर्ट सर्विसेज नहीं मिलती हैं, हम अपने आप को अनसेफ फील करती हैं अगर कहीं भी हम पब्लिक एरिया में काम करती हैं। तो इस तरह की बातें जो बात रियलिटी भी है, उसमें कोई इनकार नहीं है, क्योंकि
कोई भी अच्छी बात जब शुरू होती है, वो शुरुआत में अच्छी होती है, अच्छे काम के लिए शुरू होती है, लेकिन बाद में वो अगर उसको अल्लाह ताला की हिदायत की रोशनी में उसको ना चलाया जाए, सिर्फ इंसान अपनी अकल से चलाता है, तो वो कहीं न कहीं भटक जाते हैं और यही इन तमाम नज़रियात के बारे में हुआ था। शुरुआत अच्छे से होती है, अच्छे काम के लिए होती है, लेकिन इसका एंड देखिएगा आपका क्या होगा। अभी तक ये सिर्फ अपने राइट्स के लिए लड़ रही हैं। आगे देखते हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन एनओडब्ल्यू के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, कैंपेन फॉर द लीगल इक्वालिटी। तो ये पूरी की पूरी कंट्रीज में जहां-जहां भी अभी जो पिछले स्लाइड्स में देखी थी, जिन-जिन कंट्रीज में ये काम कर रही थी, उनको तमाम को इकट्ठा करके एक लीगल विंग बना कर रख दी गई ताकि वो इक्वालिटी की लड़ाई लड़ें, एनओडब्ल्यू के नाम से। तो हुआ ये था, उनका कहना ये था कि हमारे साथ इंटेलेक्चुअल टायरेट्स भी है, मतलब हमारे साथ जो एक दानिशवराना अत्याचार भी है। उसके ऊपर किताब लिखी द सेकंड सेक्स, ये एक किताब है। उसका के इसमें कहना ये है कि वुमन ट्रीटेड बाय द मैन, मर्दों की तरफ से तमाम उम्र औरतें। जी जीशान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका माइक बार-बार ऑन हो रहा है। बात कर रहे थे, आपको क्या है बताएंगे थोड़ा सा? जी दानिश और अत्याचार के बारे में कुछ बता रहे थे कि वर्ड यूज किया था आपने अभी। हाँ, वो इसमें है, वो नीचे जो नीचे आ रहे हैं ना, उसके नीचे सबटाइटल्स आ रहे हैं, द सेकंड सेक्स, उसी से रिलेटेड ये किताब है। अब किताबों की लिस्ट है नीचे तक, वही बता रहा हूँ। तो उनको ये फील हुआ, तो इसमें ये बात कही गई तो मर्दों की तरफ से तमाम उम्र औरतें, तमाम उम्र और मर्द के मातहत रहती है और जिन्स के तौर पर उसको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ सेक्सुअल टूल के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि उन्हें काबू में अपने काबू में रखा जा सके और वो कोई एतराज भी ना कर सकें। वो उसका कुछ अखराजात देते हैं। द सेकंड सेक्स जो ये किताब है 1949 में जो शाये हुई, इसमें ये कहना है। उससे आगे सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये केट मिलेट 1970 में लिखी गई। ये एक मकाला है इनका, जो ये खातून है केट मिलेट या जो भी नाम पढ़ें आप इसका, ये इनका मकाला है पीएचडी का, पीएचडी की थीसिस है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। और द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, इसको आप लोग खुद पढ़ के देख सकते हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, थोड़ा टेढ़ा मामला है। द फीमेल यूनक, ये भी एक किताब का नाम है और इसमें जो चीज़ है उसमें ये है कि जो सनफी आदम मसावत या फिर जो घरेलू गुलामी के जो पाबंद औरतें हो रखी हैं उनको आज़ाद कराना है। यूनक का मतलब ये होता है कि जिस तरह एक इंसान को उसकी जिस्मानी ढांचा भी वैसा बना दिया जाए कि वो ज़िंदगी भर गुलाम रहे, और अगर डिक्शनरी में और डीपली जाएँ तो किसी मर्द के ऐसा बना दिया जाए कि वो मर्द ना रहे और वो ज़िंदगी भर किसी की गुलामी करता रहे। उसकी मर्दानी ताकत ख़त्म करके उसको किसी की गुलाम कर दिया जाए। तो उन्होंने फीमेल के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया है। द फीमेल यूनक का मतलब ये हुआ कि औरतों को ऐसा बना दिया है कि वो ज़िंदगी भर मर्दों के गुलाम रहें। इस तरह की खतरनाक किताबें भी लिखी गई है। तो इंटेलेक्चुअल जो अत्याचार है, दानिशवराना अत्याचार है, तो इन खातून, इन मर्दों का उन्होंने इनको काउंटर करने की कोशिश की है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है लोगों के सामने। उसके बाद थर्ड वेव आती है। थर्ड वेव में अब ये बहुत खतरनाक दौर इनका शुरू हो जाता है। अभी तक ये अपने राइट्स की बात कर रही हैं, अभी तक ये वो चीज़ मांग रही हैं जिन चीज़ों से ये महरूम थी और जिन चीज़ों से वेस्ट में ये इनको मिल नहीं रही थी। आप लोग यहीं रुक के गौर करें, जिन-जिन कंट्रीज़ का नाम आया था, उनके अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, कहीं बर्रे-सगीर की कंट्रीज़ नहीं हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं अरब कंट्रीज़ का उसमें नाम नहीं आया है कि फेमिनिज़्म की तहरीकें वहाँ चली हैं, वहाँ औरतों ने ये काम किया है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो मुस्लिम ममालिक थे, जहाँ पर इस्लाम का थोड़ा बहुत बोलबाला था, जहाँ मुस्लिम हुकूमत रही है, वहाँ पे इस तरह का मामले ही नहीं थे। वहाँ ख़वातीन ने इस तरह की मूवमेंट ही नहीं चलाई क्योंकि उनके ऊपर ऐसे ज़ुल्म हो ही नहीं रहे थे। तो ये उन कंट्रीज़ के अंदर थे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। आप लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा होगा जिन कंट्रीज़ का नाम है, जर्मनी है, यूके है, यूएस है, स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर इस तरह का मामला चल रहा था। लेकिन बदकिस्मती से ख़वातीन ने क्या काम किया, अभी आप आगे देखेंगे। थर्ड वेव में ये बहुत अग्रेसिव होकर सामने आती हैं, कॉन्फिडेंट हो जाती हैं और रिएक्शनरी हो जाती हैं कि अब हम पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और अब हम मर्दों को छोड़ने वाले नहीं हैं। बेनिफिटेड फ्रॉम वुमन स्टडी डिपार्टमेंट इन यूनिवर्सिटीज, अब उनको ये कहने लगे कि हमें बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट चाहिए यूनिवर्सिटीज के। अच्छी बात है, होना चाहिए। लॉन्ग स्टैंडिंग वुमन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दी जो लंबे वक्त तक काम कर रही हैं। एकेडमिक एंड पॉपुलर जर्नल्स वो भी शाये होने लगे, अब बात अच्छी लग रही है। लेकिन इनके अंदर जो
जो फिक्र आ रही थी, जो आइडियाज आ रहे थे, वो बहुत ही अग्रेसिव और बहुत ही खतरनाक किस्म के थे। इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोस्ट मॉडर्न एकेडमिया, रीडिफाइंड आइडियाज ऑफ जेंडर। अब इनके बड़े बड़े सवाल, ब्यूटी को आप फिर से डिफाइन करिए कि आप ब्यूटी किसको मानते हैं, सेक्सुअलिटी आप किसको मानते हैं, फेमिनिटी आप किसको मानते हैं, वोमनहुड क्या है, जो ये जेंडर का आइडिया है ये किसने दिया, फिर से आप इस पे बात करिए। तो यहाँ तक फिर से मतलब पूरी हिस्ट्री घुमा के उन लोगों ने रख दी, कहने कि भाई जिसको आप ब्यूटी कहते हैं उस पर बात करिए कि ब्यूटी आप किसको आप ब्यूटी मानेंगे, जो ब्यूटीफुल है उसको आप रख लेते हैं, जिसका रंग काला है उसको आप छोड़ देते हैं। दिखने में ये चीजें अच्छी लग रही हैं, लेकिन इन लोगों ने खुद उसी दौर में या उसके जस्ट चंद दिनों बाद में, अभी वो बात भी आएगी कि खुद इनके साथ क्या हुआ, या इन लोगों ने, इन खवातीन ने जो ये काम कर रही थी, खुद ये दूसरे साइड से किस चीज से मुतासिर थी, क्या चीज उनके दिमागों में घुसी हुई थी और क्या काम ये कर रही थी। जेंडर नॉट बाइनरी बट कंटिन्यूम, एक्सप्रेस फुली योर फुल सेट ऑफ ट्रेड्स। जोड़ों की बात करने की जरूरत नहीं है, इंसान या औरत अपने आप में मुकम्मल है, वो जैसे चाहे जिंदगी गुजार सकती है और वो पूरी तरीके से अपना आप को एक्सप्रेस कर सकती है। किसी का इसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, वो चाहे तो मर्द से शादी करे, चाहे तो औरत से शादी करे, चाहे तो वो किसी से भी शादी करे, चाहे तो पूरी जिंदगी शादी नहीं करे। तो ये जो जोड़ा का बहाना दिया जाता है कि भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। जी, तो खवातीन का इस बात को पूरा हक हासिल है। जो जोड़े की बात करी जाती है कि अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए, ऐसे जोड़े बनते हैं, मियाँ बीवी ही मिलके साथ में रह सकते हैं, ये तमाम की तमाम बातें झूठी हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। औरत जैसे चाहे अपनी जिंदगी गुजार सकती है, चाहे तो वो 6 मर्दों से शादी करे, चाहे तो वो औरत औरत से शादी करे, जैसे चाहे वो जिंदगी गुजार सकती है, कोई उसे बताने वाला नहीं होना चाहिए। उससे आगे की थर्ड वेव में हम देखें, सेक्सिस्ट इन नेचर, इसमें ये बात है कि फितरत में सबसे जो सेक्सी है वो खवातीन हैं, औरतें हैं। और इससे आगे इसका जो सबूत मिलता है, द वेजाइना मोनोलॉग, ये गोरिल्ला गर्ल और राइट गर्ल्स मूवमेंट, ये सारे के सारे सीरियल्स हैं, एपिसोडिक प्ले हैं जो उस टाइम पे बनाए गए थे। उनमें साथ देने वाली मडोना है, लेडी गागा वगैरह, इस तरह की जो आजकल जिनको आर्टिस्ट कहा जाता है, पता नहीं क्या क्या एक्ट्रेस, ये वो फला फला पुकारा जाता है, तो ये उस टाइम पे इन लोगों ने अपने दौर में जब इस फील्ड में आई थी, तो इन लोगों ने इस तरह के जो एपिसोड बनाए, तो जिसमें इन चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि खातून इस दुनिया में सबसे ज्यादा सेक्सी है और उसको सबसे ज्यादा हक हासिल है, बहुत सारी चीजें उसमें ऐड थी। और फिर आगे जो बात करती हैं कि बोल्ड है, असर्टिव है, पावरफुल है, इन कंट्रोल ऑफ सेक्सुअलिटी है, इस तरह की चीजें भी खवातीन के अंदर पाई जाती हैं। तो ये थर्ड वेव था। थर्ड वेव में ही अगर हम बात करें, जिस टाइम पे जिस दौर में ये बात हो रही थी, उसके जस्ट बाद की अगर हम बात करें, इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, अब से पहले भी मैं शायद थोड़ा बहुत क्लू दे चुका था, मौलाना मौदूदी की किताब है एक पर्दा, और वो जो शायद अभी मैंने रोड मैप जो डाला था कि जिसमें एक तो बेसिक लेवल का कोर्स है जो अंडरस्टैंडिंग द इस्लाम, इस्लाम को समझना चाहता है, एक एडवांस लेवल का, उनमें से किसी में एक में था कि पर्दा मौलाना मौदूदी की किताब है। उसमें वो चीज उन्होंने भी लिखी है, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी,
कि मगरिब में ख़वातीन ने किस तरह अपनी खुदकुशी की है। वो इतनी मुतनफ़िर हो गई थी अपनी औलाद को, एक औरत ने तो ये काम किया, अपने बच्चे को उठाकर ज़मीन पे नहीं बल्कि दीवार में पटक के मारा था। जब वो बच्चा मर गया तो वो खिलखिला के हँसी और कहने लगी कि अब मैं किसी भी मर्द के साथ जा सकती हूँ। ये बच्चा मुझे बाँधे हुए था कि मैं अपने घर में बंधी हुई हूँ। कितनी औरतों ने अपनी कमर पतली करने के लिए डाइट पे रही, जिनकी स्टेजेस पे फैशन शो में उनकी डेथ हो गई। चंद हरामजादे लोग उठते हैं अपने ब्रांड की आगे बढ़ाने के लिए, पूरा मेकअप इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए या फिर कोई और दूसरी इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए। तो ये काम होता है और औरतें उसमें आ जाती हैं और यही औरतें हैं जो एक तरफ ये मूवमेंट चला रही हैं, दूसरी तरफ इन कामों में लगी हुई हैं। उनका ये हाल है। गुलामी का हाल देखिए आज के टाइम पे भी आप खुद इस बात पर गौर कर सकती हैं कि कभी आपने देखा होगा कि मर्द ने कभी हाई हील पहनने की कोशिश की है? जब से शायद इंसान पैदा हुआ है तब से आज तक मर्दों की फैशन में कभी ये बात नहीं आई होगी। लेकिन ख़वातीन चाहे वो कितनी भी पढ़ी-लिखी हो, कितनी भी अपने आप को साइंटिफिक समझ रही हो, उसकी भी ऐसी हाई हील देख लेंगे जिसके दुनिया भर के मेडिकल नुकसानात हैं, लेकिन वो हाई हील पहनती हैं। ये गुलामी नहीं है तो क्या है? एक तरफ कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हैं, दूसरी तरफ उनके अंदर ही ये चीज़ अंदर धसी हुई है, उनके ज़हनों में घुसी हुई है कि हम अगर गिड्डी दिखेंगे, छोटे दिखेंगे तो लोग हमारे ऊपर हँसेंगे। वो हाई हील पहनती है, वो ढेर सारा मेकअप लपेटती हैं अपने चेहरे पे, वो दुनिया भर के ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनसे मुआशरे में तबाही और बर्बादी होती है, लोगों के घर टूटते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हम बहुत बड़े फेमिनिस्ट हैं, ये कैसा फेमिनिज़्म हुआ? तो इस तरह की चीज़ें आप खुद गौर करें, आप अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर, अपने मुआशरे में, अपने घर में कि ये चीज़ क्यों चल रही है? आप इस पे क्यों अमल कर रहे हैं? अभी तक औरतें कहती हैं कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं या हाँ, ठीक है आप लोग आज़ाद हैं, अभी तक आप लोगों की हाई हील क्यों खत्म नहीं हुई है? ये एक चंद हरामज़ादों ने बता दिया आपको, आप छोटे हैं तो ऐसी हैं, तो पेंसिल कट पहनिए, वैसा पहनिए, हाई हील पहनिए, वैसा पहनिए। उनकी बातों में लग के आप फिर एक मूवमेंट चला रही हैं कि हम बहुत बड़े फेमिनिस्ट हैं, ये एक सोचने का पहलू है। इसके टाइप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ का यहाँ पे ज़िक्र किया जाएगा बस। आपके सामने है अनार्को फेमिनिज़्म, जिसमें फैमिली की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में हमें हिस्सा चाहिए और स्टेट वगैरह ये हमारी स्टेट में भी हमें मतलब हिस्सेदारी चाहिए, पॉलिटिक्स में हम आगे आएँगे, ये ट्रू लिबर्टी कहलाएगी। अनार्को फेमिनिज़्म एक इसका टाइप है। उसके बाद में इंडिविजुअलिस्ट फेमिनिज़्म, तो गवर्नमेंट में भी ख़वातीन का रोल रहेगा। सोशलिस्टिक फेमिनिज़्म, कैपिटलिज़्म एज़ कॉज़ ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ द वुमन। कैपिटलिज़्म आप लोग पढ़ चुके हैं। कैपिटलिज़्म में सोशलिस्ट लोगों का कहना ये था कि जो कैपिटलिस्ट नहीं थे, सोशलिस्ट लोगों का सोशलिज़्म पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह कल। तो वो जो नज़रिया मानने वाले थे, उनका कहना ये था कि जो एक आदमी अमीर बनता जाता है, उन लोगों ने भी ख़वातीन के ऊपर बड़ा ज़ुल्म किया है। सोशलिस्ट का कहना ये है कि स्टेट के अंडर में तमाम प्रॉपर्टीज़ होंगी, जितना इंसान पैसा कमाएगा वो स्टेट के पास जाएगा, वो सिर्फ़ उसको ज़िंदगी गुज़ारने के उसको चंद चीज़ें दे देगा। घर रहने के लिए छोटे-मोटा गाड़ी, छोटा-मोटा बंगला, बस उससे अपनी ज़िंदगी गुज़ार लें। उनको अपने इतना पेट भरने की ज़रूरत नहीं है कि इंसान कितना भी खाए, कितना भी सोए, कितना भी रहे, ये चीज़ नहीं है सोशलिज़्म में। तो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट हैं जो, उनका ये कहना था कि जो कैपिटलिस्ट लोग थे, उन लोगों ने औरतों को बड़ा नीचा दिखाया। वो नज़रिया भी बहुत खतरनाक था। अमेज़न फेमिनिज़्म, इसमें ये था कि अब ख़वातीन आगे बढ़ के आ रही हैं कि हम मर्दों की तरह स्ट्रेंथ हमारे अंदर हैं। फिज़िकली हम उतनी ही मज़बूत हैं, हम लड़ भी सकते हैं। हम देख सकते हैं कि तमाम फ़ील्ड्स में ख़वातीन आने की कोशिश कर रही हैं। उसके बाद भी बहुत, क्योंकि इस बात को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि औरत नाज़ुक है। देख सकते हैं WWE और दूसरी जगह आप खुद देख सकते हैं, और उसके अलावा WWE के अलावा अगर एक फुटबॉल मैच चल रहा है, एक क्रिकेट मैच चल रहा है, तो उसके बैट घुमाने का तरीका, बॉल फेंकने की स्पीड, बैट घुमाने की स्पीड, फील्डिंग में दौड़ने की स्पीड, उन तमाम चीज़ों से पता चलता है कि औरत वो जो स्ट्रेंथ है उसको कमज़ोर करने के लिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं औरत को मैं कमतर या कमज़ोर या महकूम मान रहा हूँ, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको जिस काम में बनाया है वो उस फील्ड में ही आगे हैं। अगर वो मर्दों की बराबरी के लिए सोच रहे हैं कि हम क्रिकेट खेलें, तो उतनी स्पीड की बॉल आज तक कोई खातून नहीं फेंक पाई है। WWE में कोई भी खातून किसी मर्द का, मतलब अगर हम हायर लेवल पे हम देखें, कुश्ती में, लड़ने में, WWE में कोई उसके बराबर नहीं रह पाई कि वो जॉन सीना और दूसरे जो बड़े-बड़े प्लेयर हैं, उनसे लड़ पाई हो। फुटबॉल चैंपियनशिप में देख लें, उसमें कहीं वो इतना आगे नहीं है।
तो इससे ये पता चलता है कि खातून जो खवातीन होती हैं, औरतें होती हैं, वो नाजुक होती हैं, लेकिन ये अपनी पावर दिखाने की नहीं, हम फिजिकली स्ट्रेंथ हैं। आगे फिर लिबरल जो शुरू में नजरिया पढ़ाया था, उसको हम देख सकते हैं। जो लिबरल फेमिनिज्म है, ये और ज्यादा खतरनाक है। इनका कहना ये था कि इक्वल एक्सेस हो हर चीज में, प्रैग्मेटिक चेंजेस हो। प्रैग्मेटिक चेंजेस मतलब हकीकी तब्दीलियों की जरूरत है। जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे फेमिनिज्म जो लिबरल हैं, उनका कहना ये था कि रेडिकल फेमिनिज्म, फिर ये रेडिकलाइजेशन हो गया फेमिनिज्म का, अब ये अपने मकसद से पूरे के पूरे भटक चुके हैं। उनका कहना ये था कि अब हम फिर से हम सोसाइटी को रिशेप करना चाहते हैं। और लेस्बियनिज्म फिर उसके वजूद में आया, और सेपरेटिज्म। और जो बात मैं आपसे पिछले उसमें कह रहा था, वही बात कि अब कोई किसी से भी शादी कर सकता है, मर्द मर्द के साथ रहे, औरत औरत के साथ रहे, गे को किसी के साथ में रखे, खानदान बने ना बने, अबॉर्शन कराएं क्या नहीं कराएं, हर चीज को सबको आजादी है पूरी पूरी। वो कोई कुछ भी कर सकता है, अपने बच्चे मारे, जिंदा जलाए, कुछ भी करे। इंसानी जान का कोई एहतराम है नहीं है। उस तमाम जो नेगेटिव चीजें हो सकती हैं इंसानी मुआशरे के लिए, वो तमाम इनके अंदर पाई जाने लगी, इस तरह की आवाज उठाई जाने लगी इनके अंदर। तो फेमिनिज्म का जो असल जो एम है, वो जब निकल के सामने आया, उसमें यह है कि द ट्रू एम ऑफ द फेमिनिज्म इज सीज कल्चर एंड गिव इट टू द फेमिन वॉइस। वो जो पूरा का पूरा जो कल्चर है, जो उनको दिखता है कि ये मर्द डोमिनेंट है, हम इसको सीज करना चाहते हैं, इसको इसके ऊपर हम हावी यहाँ होना चाहते हैं, इसको हम कब्जाना चाहते हैं, जिस तरह मर्द अब से पहले कब्जाते आए हैं और औरतों को अपना गुलाम बनाते आए हैं। मर्दों को हम दबा के रखेंगे। और ये जो तमाम की तमाम चीज, हर चीज में बल्कि मिसाल भी दी जाती है, तो रामू सामू इनकी मिसाल दी जाती है, किताबों में मिलती है, किसी औरत की मिसाल नहीं मिलती है। कोई भी कपड़े की मिसाल दे रहा है, तो शर्ट की और पैंट की मिसाल दी जाएगी। तो हर तरह से वो, मतलब मिसालों में भी आजकल टाइम पे जो हमारा लिटरेचर है, चाहे वो स्कूल्स के अंदर हो, कॉलेजेस के अंदर हो, उसमें भी उनको ये चीज नजर आती है कि यहाँ पे भी मर्द डोमिनेंट है, एग्जाम्पल्स में भी। तो इनका जो असल मकसद अब फिलहाल बना हुआ है, वो सीज द कल्चर है, कि मर्दों के ऊपर हावी हुआ जाए। हम पूरे सकाफत, पूरे जो कल्चर है, उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, और फिर हम राज करना चाहते हैं। जिस तरह आज के टाइम पे बाम सेफ एक एक्स्ट्रा बात है, जो दलितों की एक ऑर्गेनाइजेशन है बाम सेफ, उनका कहना ये है, वो दलित को इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि हम आरएसएस को इस तरह मारेंगे जिस तरह उन लोगों ने क्या कहते हैं, ब्राह्मणों ने हमारे दलितों के ऊपर जुल्म किया था, हम वैसे ही इनको परडोमिनेंट आएंगे और इनको ऐसे ही भगा भगा के मारेंगे। औरतों का भी कहना यही है कि तमाम नजरियात को देखेंगे, वो उसमें आएगा जब आप लोग पढ़ेंगे फैसिज्म, तो उस वक्त ये चीज समझ में आएगी। तो अभी जो फेमिनिज्म आप पढ़ रहे हैं, इसमें यह है कि खातून या फिर खवातीन ये चाहती हैं कि हम सकाफत पर कब्जा करें। इसमें कुछ डिबेट्स हैं आपके लिए, आप लोग इन पे बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमन? इफ यस, देन व्हाट काइंड ऑफ द डिफरेंस? इज जेंडर is gender a social and a natural construct? मतलब ये कि हम बचपन से ही देखते हैं बच्चों को, अगर लड़का है तो उसको हम खिलौने लाके देते हैं, इस तरीके की गाड़ी, और बच्ची है तो उसके लिए डॉल्स वगैरह लाके देते हैं। तो हम शुरू से ही उनको सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो बहुत सारे एतराजात हैं इनके। शुड देयर बी इक्वलिटी विद मैन? मर्दों के बराबर कुछ इक्वलिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो ये पॉसिबल है या नहीं है? पोजीशन ऑफ मैरिज क्या हो, डिवोर्स, फैमिली, सेक्स, होमोसेक्सुअलिटी, और बच्चा पैदा होना या उससे पहले का जो प्रोसेस होता है, उसके उसके ऊपर बर्थ कंट्रोल, अबॉर्शन, चाइल्ड केयर, इन तमाम चीजों पर बात करें। ये किसके दायरे में आती हैं, किसके दायरे में नहीं आती हैं, ये कुछ डिबेट्स के पहलू हैं। एक चीज इसमें ये सोच सकते हैं कि मर्द और औरत को फिर किस तरह देखा जाए। अगर हम देखें कि ये सिर्फ मिसाल समझाई जा रही है, मैं औरत को वो नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई मशीन है। कोई एक कंपनी है, वो कंपनी चल रही है, तो उस कंपनी में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन करना, जो एक घर है, घर को एक कंपनी माने, आप एक फैक्ट्री माने, तो उसके अंदर प्रोडक्शन करना खातून का काम है, औरत का काम है। औरत बच्चे को जन्म देती है, औरत के ही बॉडी के अंदर से, ब्रेस्ट के अंदर से दूध निकलता है बच्चे को पालने के लिए।
तो औरत की जिम्मेदारी बनती है जो नेचुरली अल्लाह सुब्हान तआला ने उनके अंदर डाली है कि वो बच्चे भी पैदा करेगी और वो क्या कहते हैं उसको दूध भी पिलाएगी, उसको टेक केयर भी करेगी। ये सारी चीजें औरत की जिम्मेदारी है। मर्द मार्केटिंग करेगा, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका पालन पोषण आगे बढ़ के उसको इसी जो प्रोडक्शन जो कर रही है, जो मशीन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो कंपनी है, उसको चलाने वाला मर्द है। मर्द चलाने का मतलब क्या है? उसके लिए पूरे इंतजामात करेगा। जो खातून रह रही है उसके लिए घर बना के देगा, उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करेगा। जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका भी टेक केयर करेगा, इकोनॉमिकली सारी चीज़ें, तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ला के देगा। उसकी एजुकेशन के लिए सोचेगा, बीमार हो गया तो बीमारी का इलाज मर्द कराएगा, औरत कहीं मारी-मारी नहीं फिरेगी। तो आप खुद इसको सोच के देखें कि औरत या घर है, घर को इफेक्टिव माने, औरत प्रोडक्शन कर रही है, उस बच्चे का टेक केयर मतलब जो पर्सनल चीज़ें हैं, दूध पिलाना और ये सारी चीज़ें जो छोटा होता है बच्चा उसका, लेकिन इनडायरेक्टली मर्द कितना प्रोटेक्ट कर रहा है, उसी औरत के लिए घर बना के दे रहा है, उसी औरत को मतलब पूरी ज़िंदगी अपने साथ में रख रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है एतबार से, बीमार हो रही है, बच्चा बीमार हो रहा है। इसके ऊपर अब आप जितना सोचते जाएँ, वो बात समझ में आ जाएगी कि औरत और मर्द क्या हैं आपस में। इसके ऊपर तनकीदें भी बड़ी हुई हैं। तनकीदों से मतलब ये है कि क्रिटिसिज़्म, इससे ये हुआ है कि औरत और ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो गई है। बहुत सारी औरतें ऐसी हुई हैं और कितनी बहुत सारी औरतों का ये मतलब सामने आ जाती है मीडिया के ज़रिए से कि फलाँ औरत 45 साल तक, 55 साल तक उन्होंने फेमिनिज़्म की मूवमेंट में साथ दिया, कोई शादी नहीं करी, पता नहीं कहाँ-कहाँ, क्या-क्या किया। उसके बाद में वो किताब लिखती है या फिर मीडिया के सामने आती है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ इस फेमिनिज़्म का रहा है। जिसके लिए वो 55 साल काम करती रही, जिसके लिए वो 45 साल काम करती रही, उसको जब वो बिल्कुल बुढ़ापे की उम्र में पहुँच गई, उस वक़्त समझ में आ रहा है कि मेरा जो सबसे बड़ा ज़िंदगी का नुकसान किया है, इसी फेमिनिज़्म ने किया है, जिसके लिए आज बहुत सारी औरतें मारी-मारी फिरती हैं। कुछ नेचुरल ड्यूटीज़ हैं, जो अभी मैं बता रहा था, बच्चे की टेक केयर करना, थोड़ा बहुत एजुकेशन में साथ देना, अखलाकी चीज़ें सिखाना। वो कहते हैं ना कि माँ बच्चे की पहली पाठशाला है, पहला मदरसा है, वो वाली चीज़। और अगर खातून इस मामले में आगे बढ़ रही है, तो आप देख सकते हैं, तो उसके ऊपर डबल बर्डन हो जाएगा। एक तरफ वो घर का काम भी देखेगी, ये क्योंकि बच्चे को दूध बाप नहीं पिला सकता, क्योंकि उसकी बॉडी से दूध नहीं बनता है। माँ की ही ज़िम्मे है कि माँ दूध पिलाएगी। अब वो सोचे कि मैं काम भी करूं तो खाना बनाने का मामला, बच्चे का रखने का मामला, घर की और दूसरी चीजें, तो डबल बर्डन अपने ऊपर ही वो डाल रही है, किसी का और ज्यादा कुछ नुकसान नहीं कर रही है। अगर वो मान लिया उसको इक्वालिटी मिल भी गई, तो वो ऑफिस जा रही तो पीछे उसके बच्चे रोते हुए आ रहे हैं, घर का सामान ये वो, लेकिन मर्द के लिए उतनी दिक्कतें नहीं है, वो आराम से ऑफिस पहुंच जा रहा है। तो ये चंद चीजें थी फेमिनिज्म के ताल्लुक से। इस टाइम तो हो गया है जी। कुछ चीज पूछनी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर रिव्यू कर दीजिए, एक सेकंड, लास्ट वाला पेज रह गया। लास्ट वाला पेज यहाँ तक है सिर्फ। जी, इसके बारे में अब कुछ फरमाएं आप लोग, क्या है क्या नहीं है, ठीक है नहीं है।
बकवास है सर, बरगलाया बकवास जा है। रहा है और जो मतलब बरगलाया जा रहा है औरतों को। ये कैसा जवाब है? बकवास है सर। जी, कोई मतलब और सुनो कुछ? ना, मेरा मतलब ये था, ये जो आइडिया इन लोगों ने, जो क्रिश्चियन वगैरह इन लोगों ने जो थॉट प्रेजेंट किया है ना, वो आवाज आ रही है मेरा? ओके ओके ठीक। जी, और कोई कुछ फरमाना चाहेगा? क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? कुछ चीज समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं अभी भी। सर उस टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब एक अगर एक लाइन में कहा जाए तो फेमिनिज्म को क्या बोलेंगे, मतलब एग्जैक्टली इसको एक्सप्लेन किया जाए तो, जैसे बता रहे थे इक्वालिटी, राइट, इक्वालिटी, कुछ अलग चीजें। अलग दौर में अलग अलग माने लिए गए हैं। शुरुआत तो इसकी अच्छे काम के लिए हुई थी कि भाई हमें हुकूक चाहिए अपने, जो इनको ऊपर जुल्म हो रहा था। जुल्म होने से मतलब ये है कि उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी थी और उस टाइम पे जो चर्च होता है वो रूल कर रहा था। उसने जितना जुल्म किया, खूब जुल्म किया खवातीन के ऊपर। उसके बाद में कैपिटलिज्म वगैरह आ गया, उसमें भी यही हुआ। तो उसके बाद में ये आइडिया आया खवातीन को कि भाई जेस मिल वगैरह जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उन लोगों ने सोचा कि भाई औरतों को भी बराबर के राइट्स मिलने चाहिए। तो उस टाइम पे तो उसका ये मामला था, लेकिन आज के टाइम पे जो पूरा मामला ही बदल गया है। बराबर के राइट्स तो उनको चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ के साथ में सीज द कल्चर उनका असल अब मकसद बन गया है कि वो सकाफत पर अपना कब्जा करना चाहती हैं और मर्दों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना चाहती हैं। उनसे बदला लेना चाहती हैं, जो हिस्ट्री में उन लोगों ने जुल्म किया था, तो अब आज के टाइम पे मर्दों से बदला लेना चाहती हैं। तो तानाशाही वाले काम कर रही है। जी जी, वो मिसाल मैंने दी थी उस टाइम पे। मैं बता रहा था बामसेफ का जो कहना है कि भाई हम ब्राह्मण्स को ऐसे ही मारेंगे जिस तरह ब्राह्मणों ने हमें मारा था। जैसा वो एक अपना हल्का सा मकसद लेके घूमते हैं, बहरहाल वो उनका मामला है। लेकिन इधर भी इन नजरियात के मानने वालों का भी ये मानना है। ओके। जी जी, असरा खातून, आयशा जहां। Yes, sir. No doubts, like सब कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियरली आप एक्सप्लेन किए। ओके, तो फेमिनिज्म का कुछ गलबा तो नहीं है आप लोगों के जहनों पे? नहीं। तो ये चीज बताएं, जो औरतें हैं आज के टाइम पे हमारे घर में भी हैं, तो वो खासकर जो अगर हम बहुत करीब से देखें, बहुत नजदीक से हम देखें, तो कुछ चीजें ऐसी नजर आती हैं जो फैशन में इधर उधर जो बहुत सारी चीजें हमें नजर आती हैं कि वो किस लिए ये काम कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है, जो अभी मैं बीच में बात आई थी कि हाई हील्स पहन रही हैं अभी तक। एक तरफ कहती हैं कि हम बहुत बड़े फेमिनिस्ट हैं, हमें इक्वलिटी चाहिए, आज तक खुद की गुलामी से आजाद नहीं हो पाई हैं। वो क्यों इतनी बड़ी हाई हील पहन रही हैं जिससे उनके पैर भी टूट जाते हैं, मुड़ जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो खुद खुद से करें, आप लोग करें उनसे, तभी जाके बात बनती है। वही वाली चीज आ गई ना सर, आप जिक्र कर रहे थे कुछ वक्त पहले कि दिन में एक मोमेंट में हिस्सा बनती है, शाम को फिर जाके वही काम करती है। हम्म, आप लोग डिबेट करें, अभी टाइम है 10-5 मिनट का। आप लोग इस चीज